हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे थे और उस कड़ी में हम लोगों ने 10 जनवरी तक जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन का एनालिसिस देख लिया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 11 जनवरी 2021 को जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है तो उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या सर कि आपसे पूछा जा रहा है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जीएसएलवी और पीएसएलवी इसका फुल फॉर्म लगातार पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो इसमें जीएसएलवी और पीएसएलवी का जिक्र जरूर मिल जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसएलवी, तो आप क्या कहते? आप कहते जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये दोनों हैं क्या? तो सर इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दोनों ही क्या है सर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, यानी कि सैटेलाइट को उसके ऑर्बिटल में लॉन्च करने वाला एक प्रकार का रॉकेट है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जीएसएलवी और पीएसएलवी किसके द्वारा बनाया गया, तो आप क्या कहेंगे? सर इसरो के द्वारा बनाया गया। और इसरो का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो आप सभी कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे सर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर 1s2, 2s2 और 2p2। यानी कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि सर कार्बन के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और कार्बन के दूसरे कक्षा में कितना सर, 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा है तो 2 उप कक्षा होगा S और P। तो S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और P कक्षा में सर 2। रहना तो सर चाहिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं है तो उसमें 2 ही है। तो आप देखिए कि कार्बन का ये जो दूसरा कक्षा है यही क्या है सर, कार्बन का बाह्यतम कक्षा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो इसमें और कोई कक्षा ही नहीं है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में जो आपका पहला उपकक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उपकक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बाह्यतम कक्षा में? 4। तो आप क्या कहेंगे कि सर कार्बन की जो वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी, वो कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग संयोजकता को परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 4। तो कार्बन की संयोजकता सर 4 हो जाएगी। ध्यान में रहे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्बन किस तरह का बंधन बनाता है, तो आप कहेंगे सर साझा वाला बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है सर? साझा वाला। और ध्यान में रहे कि साझा वाला बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सहसंयोजी बंधन कहते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं सर इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और पिछले कई शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ध्यान में रहे कि मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा।
तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होगा, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर मीथेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होगा, तो कहेंगे सर आप मीथेन। और हाँ, ध्यान में रहे कि मीथेन जो है वो आपका एक ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है और इसी को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EMI लिखते हैं। और ध्यान में रहे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का खोज किसने करा, तो आप सभी कहेंगे माइकल फैराडे ने करा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया था आपसे कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती से संबंधित है, खेती से संबंधित है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो आप सभी क्या कहते सर मछली पालन से यानी कि मत्स्य पालन से। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि विटीकल्चर पूछे तो आप कहेंगे अंगूर की खेती से, और पीसी कल्चर पूछे तो कहेंगे सर मत्स्य पालन से यानी कि मछली पालन से। ध्यान में रहे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है, एग्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे सर कृषि विज्ञान से। आप क्या कहेंगे कृषि विज्ञान से। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, कि मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। मेरे मित्र, ये उसी मैग्नीशिया की बात की जा रही है जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। जी हाँ, आप जो कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, और इसी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ध्यान में रखिएगा कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है, तो सर जब मैग्नीशिया पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप उपयोग किसके रूप में करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। आपने मैग्नीशिया का फॉर्मूला तो देख लिया कि सर MgO होगा, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशिया का रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो सर एंटासिड के रूप में करते हैं। जब हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटासिड के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है सर कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आप सबों को मालूम होगा कि सर विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ये रक्त को यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, सहायक होता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। मेरे मित्र ध्यान में रहे कि विटामिन के आपका किस में घुलनशील विटामिन है, तो सर वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के जो है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विटामिन के का रासायनिक नेम क्या होगा, विटामिन के का रासायनिक नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फिलोक्विनोन। क्या कहेंगे सर, फिलोक्विनोन। ये किसका रासायनिक नाम है, तो सर विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के क्या है सर, तो वसा में घुलनशील आपका विटामिन है। ध्यान में रखिएगा कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो बी और सी आपका जल में घुलनशील होता है, जबकि आपका ए, डी, ई और के जो है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, कि विश्व का सबसे लंबा पेड़, क्या होगा आंसर, आप सभी कहेंगे कैलिफोर्निया रेडवुड। आप सभी क्या कहेंगे
सर कैलिफोर्निया रेड वुड का जो पेड़ होता है वो विश्व का सबसे लंबा पेड़ होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है सर? तो 115.7 मीटर आपके कैलिफोर्निया रेडवुड का हाइट होता है, ऊंचाई होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि रेगिस्तान में प्रतिबिंब भ्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो मिराज बोलते हैं, या इसी को हम लोग मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको मिराज बोलते हैं। अच्छा, ये प्रतिबिंब भ्रम आपको क्यों मालूम पड़ता है? तो सर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे सर Mg। और ध्यान में रहे, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया कि हम लोग जो तत्वों का आधुनिक सिंबल यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg, सोडियम के लिए हम लोग Na ले रहे हैं, या सिल्वर के लिए Ag। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? जे बर्जिलियस। तत्वों के आधुनिक प्रतीक के जनक कौन है सर? तो जे बर्जिलियस। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? कि एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिए, मैंने इससे पीछे के सेशन में आपको बताया है, जहाँ पे ये क्वेश्चन बताया था कि एनाफ्लीज मच्छर जो है वो किस रोग का वाहक होता है। तो इसका तो आंसर सर मलेरिया हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चिकनगुनिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप क्या कहेंगे? एडीज एजिप्टी। और आपसे आज के इस शिफ्ट में यानी कि 11 जनवरी के एग्जाम में ये पूछा गया कि एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो आपके ऑप्शन में या तो डेंगू होगा या फिर आपका चिकनगुनिया होगा, या तो डेंगू होगा या फिर चिकनगुनिया होगा। तो दोनों में से जो होगा सर आप उसका सही आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बत्ती में केरोसिन किस प्रक्रिया से ऊपर उठता है? जो आप लालटेन जलाते हैं तो उसके बत्ती में जो केरोसिन जाता है वो किस प्रक्रिया से जाता है? तो आप कहेंगे सर जो केरोसिन है वो केस नली से जा रहा है। और केरोसिन क्या है सर? एक द्रव है। तो केस नली से द्रव का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। केस नली जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, कैपिलरीज में लिक्विड का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? तो आप सभी कहेंगे सर केशिकत्व कहलाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? केशिकत्व हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बत्ती में केरोसिन किस प्रक्रिया से ऊपर उठता है, तो आप कहेंगे कैपिलरीज की प्रक्रिया से, यानी कि केशिकत्व के प्रक्रिया से। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि रक्त एक प्रकार का डैश है। आप सभी को मालूम है कि रक्त जो है वो आपका क्या है सर? संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संयोजी उत्तक और कौन कौन से हैं, तो आपके बॉडी में जो बोन है, हड्डी है, वो भी क्या है सर? आपका संयोजी उत्तक है। जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या है सर? तो वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रक्त आपका संयोजी उत्तक है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलेक्यूनिन होता है। तो इस तरह से अगर आप बार बार देखते रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट रहेगी। और जब एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।